हेलो गाइस, वेलकम टू माय बैक यूट्यूब चैनल। दोस्तों, मेरा नाम अश्वनी और आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल अश्वनी स्टडी पॉइंट में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों, फाइनली डिसीजन हो चुका है कि जो अब आपका ये चैनल है अश्वनी स्टडी पॉइंट, इस पर बीएससी थर्ड ईयर की जो फिजिकल केमिस्ट्री है, जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, जो बीएससी थर्ड ईयर की जो फिजिकल केमिस्ट्री है उसकी शाम को 5 बजे क्लासेस होगी, ठीक है। और इस चैनल पर आप कंटिन्यू क्लास होगी। वो मैंने पहले भी स्टार्टिंग की थी, लेकिन कुछ कारणवश मैंने ऑफ़ कर दी थी क्लासेस, एक ही वीडियो डाल पाया था। अब कंटिन्यू क्लासेस होंगी इस पर। तो चलिए दोस्तों, आपसी का ज़्यादा समय लेते हुए हम वीडियो शुरू करते हैं। तो आज हम इस वीडियो में जो हमारी फिजिकल केमिस्ट्री है उसे हम आज एक नए अंदाज में शुरू करते हैं, और इसे आज से हम स्टार्टिंग कर रहे हैं, एक नए अंदाज में पढ़ेंगे। इस वीडियो में स्टार्टिंग कर रहे हैं हम इसकी। तो चलिए हम शुरू करते हैं आगे। तो ये फिजिकल केमिस्ट्री की हमारी फर्स्ट यूनिट है, और इसका फर्स्ट टॉपिक है कृष्णिका विकिरण। कृष्णिका विकिरण इंग्लिश में कहता है इसको ब्लैक बॉडी रेडिएशन होती क्या है, इसके बारे में थोड़ा जान लेते हैं, ठीक है। देखो, कृष्णिका विकिरण, कृष्णिका विकिरण इसके बारे में थोड़ा जान लेते हैं। देखो, ल्यूमर और प्लस प्रिंग हाइमन, ल्यूमर और प्रिंक्स हाइमन, ठीक है। अब ये दो वैज्ञानिक थे, ल्यूमर और दूसरा प्रिंक्स हाइमर, ठीक है। दो वैज्ञानिक थे, ल्यूमर और प्रिंक्स हाइमर नाम के दो वैज्ञानिक थे। अब इन्होंने क्या किया, अब इन्होंने 1899 में 1899 में, ठीक है, 1899 में जो मेरी कृष्णिका थी, इस पर बहुत सारे, यानी कि आप कह सकते हो अनलिमिटेड टेम्परेचर दिए इस पर, ठीक है। बहुत सारे टेम्परेचर दिए इसको, ठीक है, बहुत सारे, जिसे आप कह सकते हो अनलिमिटेड, ठीक है। फिर उसके बाद जो आपकी कृष्णिका थी, कृष्णिका कृष्णिका विकिरण, ठीक है। अब कृष्णिका विकिरण से जो निकली तरंग दे रही है, कृष्णिका विकिरण के अंदर से जो तरंग दे रही है निकली, अब इनके अंदर इन्होंने ऊर्जा वितरण, ठीक है, ऊर्जा वितरण का अध्ययन किया। और जब इन्होंने ऊर्जा वितरण का अध्ययन किया, इस ऊर्जा वितरण के दौरान इन्होंने पाया कि जो मेरी जो भैया कृष्णिका विकिरण होती है, वो कैसी होती है, वो विकिकारक होती है, पूर्ण विकिकारक, ठीक है। कैसी होती है, पूर्ण विकिरक, ठीक है। कैसी होती है, पूर्ण विकिरक होती है। और ये जितनी भी प्रकार की तरंग दैर्ध्य होती है सब उत्सर्जित करते हैं, सभी प्रकार की तरंग दैर्ध्य, बस ये पाया इन्होंने, सभी प्रकार की तरंग दैर्ध्य उत्सर्जित करती है। तो चलिए दोस्तों, हम आगे देखते हैं, इसी में और थोड़ा और जान लेते हैं ब्लैक बॉडी रेडिएशन के बारे में। मैंने यही लिख रखा है सब, तो चलिए हम देखते हैं। ब्लैक बॉडी रेडिएशन, ल्यूमर तथा प्रिंक्स हाइमर ने 1899 में विभिन्न तापों पर कृष्णिका से उत्सर्जित तरंग दैर्ध्य में ऊर्जा वितरण का प्रयोग द्वारा अध्ययन किया। अध्ययन के परिणामों द्वारा उन्होंने बताया कि कृष्णिका पूर्ण विकिरक होती है, अर्थात यह सभी तरंग दैर्ध्यों के विकिरण उत्सर्जित करती है।
सर जी क्या कर दिया तुमने ये? चलो एक बार मैं आपको दोबारा बता देता हूँ कि ब्लैक बॉडी रेडिएशन के बारे में। देखो, ब्लैक बॉडी रेडिएशन के बारे में ल्यूमर और प्रिट्जहाइमर नाम के दो वैज्ञानिक थे। अब इन्होंने क्या किया, इस ब्लैक बॉडी रेडिएशन पर बहुत सारे अनलिमिटेड टेम्परेचर दिए। ठीक है, जब इन्होंने अनलिमिटेड टेम्परेचर दिए इस पर, तो क्या हुआ, अनलिमिटेड टेम्परेचर देने के बाद जो मेरी ब्लैक बॉडी रेडिएशन थी, इस ब्लैक बॉडी रेडिएशन के अंदर से जो निकलने वाली तरंग दैर्घ्य थी, इसके अंदर से तरंग दैर्घ्य निकली, और उन तरंग दैर्घ्यों के अंदर ऊर्जा, उन तरंग दैर्घ्यों के अंदर वितरण ऊर्जा वितरण का अध्ययन किया। ठीक है, तो फाइनली हमारा रिजल्ट क्या निकला, जब इन्होंने ऊर्जा वितरण का अध्ययन किया तो इन्होंने पाया, तो फाइनली हमारे दो रिजल्ट निकले। तो क्या हुआ, जो मेरी ब्लैक बॉडी रेडिएशन थी उस पर बहुत सारे अनलिमिटेड टेम्परेचर दिए गए ल्यूमर और प्रिट्जहाइमर ने। ठीक है, जब इस बॉडी पर ब्लैक बॉडी रेडिएशन पर अनलिमिटेड टेम्परेचर दिए गए तो इसके अंदर से क्या निकली, इसके अंदर से तरंग दैर्घ्य निकली, और इन तरंग दैर्घ्यों पर, ये जो तरंग दैर्घ्य निकली, इन तरंग दैर्घ्यों पर ऊर्जा वितरण का अध्ययन किया। जब ऊर्जा वितरण का अध्ययन किया तो क्या हुआ, ऊर्जा वितरण का अध्ययन करने के बाद उन्होंने फाइनली दो रिजल्ट निकले हमारे। पहला रिजल्ट क्या निकला, पहला रिजल्ट निकला जो हमारी ब्लैक बॉडी रेडिएशन होती है, ब्लैक बॉडी रेडिएशन कैसी होती है, वो पूर्ण विकिरक होती है। ठीक है, तो कैसी होती है, पहला रिजल्ट निकला कि पूर्ण विकिरक होती है। ठीक है, और सेकंड जो रिजल्ट पाया उन्होंने, सेकंड रिजल्ट ये पाया कि जो मेरी जो ब्लैक बॉडी रेडिएशन होती है, ये सभी तरंग दैर्घ्य के विकिरण उत्सर्जित करते हैं। जितनी प्रकार की तरंग दैर्घ्य होते हैं उन सब के विकिरण उत्सर्जित करती है। ठीक है, सभी तरंग दैर्घ्य, जितनी प्रकार की आपकी तरंग दैर्घ्य होती है उन सभी प्रकार के विकिरण उत्सर्जित करते हैं। तो फाइनली ये दो रिजल्ट पाए हमने ब्लैक बॉडी रेडिएशन पर टेम्परेचर देने के बाद। ठीक है, तो आगे जान लेते हैं हम। ये एक कर्व है, इसके बारे में थोड़ा जान लेते हैं क्या है ये। ठीक है, तो फाइनली आपको मैं डिटेल में समझाता हूँ इसके बारे में। देखो, एक मिनट, कुछ ऐसी है ना, ये ऐसी था ना ये कर, पहले ऐसे दिया, फिर उसके बाद उससे कम दिया, फिर थोड़ा और कम दिया। ठीक है, तो यहाँ पे दिया हमने 6000 केल्विन टेम्परेचर। तो यहाँ पे पहले इस कर्व में जान लेते 6000 केल्विन है क्या ये। देखो, जब ब्लैक बॉडी रेडिएशन के अंदर हमने 6000 केल्विन टेम्परेचर दिया, ठीक है, 6000 केल्विन जब हमने इसको टेम्परेचर दिया तो क्या हुआ, पहले तो मेरा जो मान था, वैल्यू थी, वो पहले एकदम से बहुत तेज़ी के साथ बढ़ी, बहुत तेज़ी के साथ 6000। उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद ये एक पार्टिकुलर मान पर जाकर क्या हुआ, ये रुक गया। ठीक है, रुक गया यहाँ पे। उसके बाद धीरे धीरे फिर उसके बाद कितना दिया, फिर 4000 केल्विन दिया हमने, यहाँ पे रुका ये। फिर उसके बाद क्या किया हमने, उसके बाद हमने फिर उससे कम दिया, फिर 2000 दिया। ठीक है, तो हमने पाया कि जब ब्लैक बॉडी रेडिएशन के अंदर हमने 6000 केल्विन टेम्परेचर दिया, तो मैंने पाया कि 6000 केल्विन टेम्परेचर देने के बाद जो मेरी तरंग दैर्घ्य है, ये तरंग दैर्घ्य यानी कि ई लैम्डा, जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ा तो मेरी ई लैम्डा का मान क्या हुआ, वो कम हुआ। ठीक है, कम हुआ एकदम से। फिर उसके बाद मैंने 4000 दिया, तो मेरी जो ई लैम्डा थी उसका तरंग दैर्घ्य का मान और भी कम हुआ। ठीक है, और जब मैंने यहाँ पे 2000 केल्विन दिया तो मेरी तरंग दैर्घ्य जो थी उसकी वैल्यू और भी कम हो गई। ठीक है, तो फाइनली हमारा रिजल्ट ये बना कि जैसे जैसे मैंने, तो फाइनली हमारा रिजल्ट क्या बना, जैसे जैसे जो मेरी ब्लैक बॉडी रेडिएशन है यानी कि जो कृष्णिका है, इसका टेम्परेचर जैसे जैसे बढ़ा, जैसे जैसे इसका टेम्परेचर बढ़ा, तो वक्र जो होता मेरा, ये वक्र, ये छोटी तरंग दैर्घ्य की ओर विस्थापित होता गया। ठीक है, तो छोटी तरंग दैर्घ्य की ओर विस्थापित होता गया। तो मुझे फाइनली पता ये चला कि यदि मैं टेम्परेचर बढ़ा रहा हूँ तो मेरी जो तरंग दैर्घ्य ई लैम्डा का मान कम हो रहा है, यानी कि मेरा क्या है, यानी कि कम हो रहा है। यानी कि जैसे एक टेम्परेचर जो था पहले एक वक्र मान, ये जो टेम्परेचर जो था मेरा पहले एक वक्र मान प्राप्त कर रहा है, यानी कि
उसके बाद क्या, फिर धीरे धीरे एक पार्टिकुलर मान प्राप्त करके फिर वो घटता जा रहा है। ठीक है, देखिए ये रहा, देखो पहले क्या किया, यहाँ पे देखो 6000 केल्विन टेम्परेचर दिया। जब मैंने इसको 6000 केल्विन टेम्परेचर दिया तो क्या हुआ, तो ये जो मेरी वक्र है, इसका वक्र क्या हुआ, पहले टेम्परेचर बढ़ा इसका, इस वक्र का। ठीक है, जैसे मैंने इसको टेम्परेचर दिया 6000 केल्विन तो इसका टेम्परेचर एकदम से बढ़ा। ठीक है, और यहाँ पे तो ये टेम्परेचर बढ़ा, लेकिन जो मेरी ई लैम्डा है यहाँ पे, ये मेरी घट रही है, ये कम हो रही है। ये तो बढ़ रही है लेकिन मेरी ई लैम्डा जो है यहाँ पे कम हो रही है। ठीक है, तरंग दे रही है। तो फाइनली हमारा रिजल्ट ये आता है इस वक्र से कि जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ा तो तरंग दे रही जो ई लैम्डा थी, जो मेरी लैम्डा थी, यानी कि ई लैम्डा का मान तो बढ़ रहा है। ठीक है, पहले तो इसका मान क्या हुआ, तो फाइनली जैसे टेम्परेचर दिया हमने, पहले इसका मान बढ़ा, उसके बाद फिर कम हुआ, यानी कि एक शिखर मान प्राप्त हुआ, फिर ये घट गया। ठीक है, जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ा तो यानी कि हम कह सकते हैं ये छोटी तरंग दैर्ध्य की ओर विस्थापित होता है। ठीक है, तो हम और आगे बात करते हैं थोड़ा। ये लिखा हुआ पॉइंट इसी में, एक दिए हुए टेम्परेचर पर तरंग दैर्ध्य लैम्डा के बढ़ने पर स्पेक्ट्रम में ई लैम्डा का मान पहले बढ़ता है और एक शिखर मान प्राप्त होता है तथा फिर घट जाता है। तो फाइनली यहाँ पे भी यही लिखा हुआ है, कृष्णिका का ताप जैसे जैसे बढ़ता है वक्र का शिखर छोटी तरंग दैर्ध्य की ओर विस्थापित होता जाता है। ठीक है, अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वीन का विस्थापन नियम। ये एग्जाम में भी पूछा गया क्वेश्चन यहाँ से, वीन का विस्थापन नियम होता क्या है। बस आपको फाइनली एक दो छोटी सी बात यहाँ पे याद रखनी है। वीन का विस्थापन नियम कब दिया गया था, वो आपका दिया गया था 1896 में, 1896 में। ठीक है ना। अब वीन ने क्या किया भैया, वीन ने टेम्परेचर और दूसरा लैम्डा, इनके बीच में एक संबंध दिया जिसे हम क्या कहते हैं, वीन का विस्थापन नियम कहते हैं। लैम्डा इंटू एक्स टी, ठीक है, बीच में मल्टीप्लाई टी बराबर नियतांक, यही क्या है, यही आपका वीन का विस्थापन नियम। ठीक है, और वीन का जो विस्थापन नियम है, वीन का विस्थापन नियम ये आपका छोटी तरंग दैर्ध्य के लिए होता है। ठीक है, और ये बड़ी तरंग दैर्ध्य पर क्या होता है, वीन का विस्थापन नियम मेल खा जाता है। ठीक है, ये पॉइंट आपको याद रखना, ये पॉइंट एक बार ध्यान देना। ताप बढ़ने पर तरंग दैर्ध्य लैम्डा का मान बढ़ता है, बिल्कुल ठीक है। ये जो वक्र था उससे हमें ये जो अभी हमने वक्र बताया उसमें ये बताया कि यदि मेरा टेम्परेचर बढ़ रहा है तो मेरा तरंग दैर्ध्य जो है उसका मान घटेगा, कम होगा। ठीक है, वीन देखो ये पॉइंट आपको याद रखना, वीन का सूत्र प्रायोगिक परिणामों से केवल छोटी तरंग दैर्ध्यों पर मेल रखता है, जबकि यह बड़ी तरंग दैर्ध्यों पर क्या होता है, जो आपकी बड़ी तरंग दैर्ध्य उस पर क्या होता है, ये विचलित हो जाता है। ठीक है, तो फाइनली ये हमारा एक समीकरण है, इसी में इस समीकरण को देखना आप। इस समीकरण को एग्जामिनर क्या करेगा, एग्जामिनर दे देगा ई बराबर 0 से इन्फिनिटी ई लैम्डा डी लैम्डा ए टी की पावर 4, और ये पूछ लेगा इस समीकरण से कि ये जो वक्र है ये किसके नियम की पुष्टि करता है। ये वाला जो आपका वक्र है ये बेटा ये स्टीफन के नियम की पुष्टि करता है। ये जो वक्र है ना ये आपका स्टीफन के नियम की पुष्टि करता है। ठीक है, नेक्स्ट आगे देखते हैं। नेक्स्ट टॉपिक हमारा रेले तथा जीन्स का नियम। अब रेले और जीन्स का नियम क्या है, रेले और जीन्स का नियम जो है ये आपका जो ये वाला नियम है रेले और जीन्स का, ये आपका यू लैम्डा डी लैम्डा 8 पाई के टी अपॉन लैम्डा की पावर 4 इंटू डी लैम्डा, ये जो आपका रेले और जीन्स का नियम है आपको करना कुछ नहीं है, बस इसमें ये इक्वेशन आपको याद रखनी है, क्योंकि इस इक्वेशन को तो आपको याद रखना पड़ेगा। बस आपको ये और बात तो यहाँ पे याद रखनी है, जो रेले और जीन्स का नियम है ये आपका बड़ी तरंग दैर्ध्य के लिए लागू होता है, ये छोटी तरंग दैर्ध्य पर क्या होता है, ये मेल नहीं खाता है। ठीक है ना सर जी, अभी आपने बताया था कि जो वीन का विस्थापन नियम है वो तो छोटी तरंग दैर्ध्य पर विस्थापित हुआ है। जी हाँ, आपने बिल्कुल ठीक सुना, जो हमारा वीन का विस्थापन नियम है ये आपका होता है छोटी तरंग दैर्ध्यों के लिए। ठीक है, ये होता है छोटी तरंग दैर्ध्यों के लिए, ये बड़ी तरंग दैर्ध्यों पर मेल नहीं खाता है। ठीक है, और जबकि आपका जो रेले और जीन्स का नियम है, रेले और जीन्स का नियम जो है आपका वो बड़ी तरंग दैर्ध्यों पर मेल खाता है, ये छोटी पर तरंग दैर्ध्य नहीं खाता, छोटी पर मेल ये नहीं खाता, क्या होता है ये विचलित हो जाता है। ठीक है, ठीक है सर जी, आगे चलते हैं। देखो यही लिखा हुआ है यहाँ पे, फॉर्मूले के अनुसार जैसे जैसे हम छोटी तरंग दैर्ध्य की ओर जाएंगे उत्सर्जित असममित तेजी से
बढ़ेगी और यह निष्कर्ष प्रायोगिक दृष्टि से परिपूर्ण असंगत है। पराबैंगनी पर्दा कहते हैं। रेले जीन्स के अनुसार विकिरण की कुल ऊर्जा कितनी होती है? देखो, रेले जीन्स के अनुसार जो विकिरण की कुल ऊर्जा कितनी होती है, रेले जीन्स ने क्या बताया कि जो रेले जीन्स के अनुसार जो विकिरण की ऊर्जा होती है वो होती है 0 से इन्फिनिटी, वो होती है 0 से इन्फिनिटी, 0 से इन्फिनिटी 8 पाई के टी अपॉन लैम्डा की पावर 4 इंटू डी लैम्डा। ये आपको कुछ इक्वेशन है जो आपको याद रखनी पड़ेगी, ठीक है, इसके लिए मैं कुछ नहीं कर सकता। और इस इक्वेशन से ये पूछ लेगा एग्जामिनर कि 0 से इन्फिनिटी 8 पाई के टी अपॉन लैम्डा की पावर 4 इंटू डी लैम्डा ये किसके नियम के विरुद्ध है? ये जो आपका भी बताया था ये स्टीफन के नियम के विरुद्ध है, ठीक है ना। ये जो आपकी इक्वेशन है, ये इक्वेशन किसके नियम के विरुद्ध है? ये स्टीफन के नियम के विरुद्ध है, ठीक है। अब नेक्स्ट आगे चलते हैं, ऊष्माधारिता नेक्स्ट टॉपिक है। ऊष्माधारिता, जी हाँ, ऊष्माधारिता होती क्या है? देखो, ऊष्माधारिता देखो, क्यू और डेल टी। क्यू क्या है? क्यू क्या है यहाँ? ऊर्जा। देखो, ऊर्जा तथा डेल टी यानी कि टेम्परेचर, ताप। ऊर्जा तथा ताप के अनुपात को हम क्या कहते हैं? ऊष्माधारिता कहते हैं। इसको किससे प्रेजेंट किया जाता है? इसको सी से प्रेजेंट करते हैं। ऊष्मा की वह मात्रा जो ज्ञात सन्निधि के पदार्थ के तापमान के 1 डिग्री तक बढ़ाने के लिए आवश्यक है, ठीक है, इसको हम ऊष्माधारिता कहते हैं। इसको किससे प्रेजेंट किया? इसको सी से प्रेजेंट किया जाता है। सी बराबर होता है क्यू अपॉन डेल टी, ठीक है। इसकी यूनिट देख लेते हैं, इसकी यूनिट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। यूनिट होती है इसकी कैलोरी प्रति डिग्री प्रति ग्राम अणु, ठीक है। इसकी यूनिट होती है यानी कि मात्रक कैलोरी प्रति डिग्री प्रति ग्राम प्रति अणु। और इसकी एसआई यूनिट क्या होती है? एसआई यूनिट होती है इसकी जूल केल्विन इनवर्स मोल इनवर्स, ठीक है। स्थिर आयतन पर ऊष्माधारिता कितनी होती है? स्थिर आयतन पर जो ऊष्माधारिता होती है वो होती है सी वी बराबर डेल ई अपॉन डेल टी इंटू इक्वल यहाँ पे वी, ठीक है। और स्थिर दाब पर ऊष्माधारिता कितनी होती है? सी पी बराबर डेल एच अपॉन डेल टी इक्वल पी, ठीक है। तो नेक्स्ट आगे चलते हैं। यह आपका न्यू टॉपिक बिल्कुल, ये है विकिरण संबंधी प्लांक का क्वांटम परिकल्पना। देखो, इस टॉपिक को भी आप ध्यान से सुनना, बहुत ही ध्यान से। आप अगर जो अच्छे से सुनोगे तो बहुत ईजी है, अगर जो आप पढ़ोगे तो काफ़ी ईजी है, ठीक है। तो चलिए हम विकिरण संबंधी प्लांक क्वांटम की परिकल्पना के बारे में जानते हैं थोड़ा सा। अब देखो, मैं आपको इसके बारे में पहले आपको एक कहानी सुना दूँ। इस कहानी से क्या होगा आपको याद हो जाएगा। देखो, अब ये हमने बताया था ब्लैक बॉडी रेडिएशन के बारे में, ठीक है। चलो एक वो ले लेते हैं, वाइट पेज ले लेते हैं अभी हमने बताया था आपको ब्लैक बॉडी रेडिएशन के बारे में, ठीक है। चलो एक बार रिपीट कर देते हैं ब्लैक बॉडी रेडिएशन के बारे में, ठीक है। जो ब्लैक बॉडी रेडिएशन थी उस पर ल्यूमर और प्रिंक्सहाइमर उन दोनों ने क्या किया? ब्लैक बॉडी रेडिएशन पर बहुत सारे अनलिमिटेड टेम्परेचर दिए, और जब टेम्परेचर दिए तो उस ब्लैक बॉडी की रेडिएशन के अंदर से क्या निकली? तरंग दैर्घ्य निकली। और इन तरंग दैर्घ्य के अंदर ऊर्जा वितरण का एक्सपेरिमेंट किया। और जब ऊर्जा वितरण का एक्सपेरिमेंट किया तो ऊर्जा वितरण का एक्सपेरिमेंट किया, ठीक है। अब ऊर्जा वितरण का जब एक्सपेरिमेंट किया, अध्ययन किया, तो उस पर उन्होंने हमें 2 रिजल्ट प्राप्त हुए। पहला रिजल्ट हमें प्राप्त हुआ कि जो ब्लैक बॉडी रेडिएशन होती है वो पूर्ण विकिरक होती है, ठीक है। दूसरा रिजल्ट हुआ प्राप्त हमें, जो ब्लैक बॉडी रेडिएशन होती है वो
वो सभी तरंग दैर्ध्य के विकिरण उत्सर्जित करती हैं। ये तो हमें रिजल्ट प्राप्त हुए थे, सभी तरंग दैर्ध्य के विकिरण उत्सर्जित करती है, यही तो हमें प्राप्त हुआ था, 2 रिजल्ट। ठीक है जी। तो अब जो ये प्लांक था, ठीक है, अब इन्होंने प्लांक ने क्या किया, जो मेरे प्लांक थे वैज्ञानिक दूसरे, प्लांक, अब इन्होंने क्या किया इस ब्लैक बॉडी रेडिएशन के अंदर, ठीक है, जो ऊर्जा वितरण थी इसके ऊपर दोबारा से विचार किया, इसके ऊपर इन्होंने दोबारा से विचार किया। तो वो जो प्लांक नाम के वैज्ञानिक थे, अब प्लांक ने भैया 1900 में क्या बताया, अब 1900 में उन्होंने काफ़ी सोचा, विचार विमर्श किया, तो फाइनली एक डिसीजन पर पहुंचे वे जाकर। तो वो डिसीजन उन्होंने क्या लिया, उन्होंने ये बताया, सोच समझने के बाद उन्होंने अपना एक डिसीजन दिया। अब उन्होंने क्या बताया, अब उन्होंने ये बताया भैया कि जो कृष्णिका के दीवारों के जो अणु होते हैं, जो कृष्णिका के दीवारों के जो अणु होते हैं वो 2 लीटर की तरह व्यवहार करते हैं। जो कृष्णिका के दीवारों के अणु होते हैं वे किसकी तरह व्यवहार करते हैं, वे 2 लीटर की तरह व्यवहार करते हैं। ठीक है, किसकी तरह, 2 लीटर की तरह। और उन्होंने और ये बताया कि भैया ये जो अणु होते हैं ये 2 लीटर की तरह व्यवहार करते हैं। ठीक है, और प्रत्येक 2 लीटर होता है उसकी एक अपनी आवृत्ति होती है, उसकी अपनी एक क्या होती है, आवृत्ति होती है। ठीक है, और ये जो 2 लीटर होते हैं ये कृष्णिका की गुहिका, कहाँ पाए जाते हैं, गुहिका में वैद्युत चुम्बक उसका उत्सर्जन या अवशोषण करते हैं। ठीक है, अवशोषण या उत्सर्जन करते हैं। और प्रत्येक 2 लीटर जो होता है, प्रत्येक 2 लीटर की जो प्रत्येक 2 लीटर होता है, प्रत्येक 2 लीटर ऊर्जा का जो अवशोषण होता है, ऊर्जा का अवशोषण या फिर उत्सर्जन वो सतत रूप से नहीं करते, बल्कि वो कैसे करते हैं, ऊर्जा के बंडलों के रूप में। यह बताया था प्लांक ने, और एक इक्वेशन निकाली यहाँ पे E बराबर hv, ये बताया प्लांक ने। तो और थोड़ा अब हम इसको डिटेल और जान लेते हैं। एक बार मैं फिर से बता दूं आपको, इस बार थोड़ा वैसे बताऊंगा, लिख के नहीं बताऊंगा। ठीक है, तो प्लांक ने क्या बताया था, एक बार फिर से जान लेते हैं। प्लांक ने तो 1900 में उन्होंने क्या बताया, 1900 में उन्होंने ये बताया, सुन लो आराम से एक बार। जो कृष्णिका विकिरण होती है, ठीक है, कृष्णिका की जो दीवारों के अणु होते हैं वो 2 लीटर की तरह व्यवहार करते हैं। ठीक है, ये कृष्णिका, ठीक है, इस कृष्णिका, ठीक है, ये क्या है, ये कृष्णिका। अब कृष्णिका के जो अणु होते हैं वो दीवारों पर 2 लीटर की तरह व्यवहार करते हैं। ठीक है ना, जो कृष्णिका है इसकी दीवारों पर 2 लीटर की तरह व्यवहार करते हैं। अणु किसकी तरह व्यवहार करते हैं, वो 2 लीटर की तरह व्यवहार करते हैं। ठीक है, और जब वे 2 लीटर की तरह व्यवहार करते हैं और प्रत्येक 2 लीटर की क्या होती है, एक अपनी
आवृत्ति होती है, ठीक है। और जब वो आवृत्ति होती है, ठीक है, और ये जो दोलित्र होता है ये कृष्णिका की कहाँ पाया जाता है, ये कृष्णिका की गुहिका में ऊर्जा का उत्सर्जन या अवशोषण, ठीक है, ऊर्जा का अवशोषण या उत्सर्जन जब ये करता है, ठीक है, तो जो ऊर्जा होती है उसका सतत रूप से बंडलों या फिर छोटे छोटे पैकेटों के रूप में होता है, ये बताया था प्लांक ने। तो और थोड़ा इसको हम इसमें जान लेते हैं, यही मैंने इसमें सब आगे लिख रखा है, उसको एक बार आप डीपली देख लो और जब आप घर पे जाके खुद पढ़ोगे तो आपको अच्छे से याद हो जाएगा। देखो सन 1900 में, देखो सन 1900 में प्लांक ने कृष्णिका विकिरण में ऊर्जा वितरण को सही व्याख्या हेतु एक नया विचार रखा। प्लांक ने माना कृष्णिका की दीवारों के अणु गैस दोलित्र की तरह व्यवहार करते हैं। जो कृष्णिका की दीवारों के जो अणु वो किसकी तरह व्यवहार करते हैं, दोलित्र की तरह व्यवहार करते हैं। अतः प्रत्येक दोलित्र की अपनी अभिलाक्षणिक आवृत्ति होती है। ये दोलित्र कृष्णिका की कहाँ पाए जाते हैं, गुहिका में। गुहिका में वैद्युत चुम्बकीय ऊर्जा का उत्सर्जन करते हैं, अतः गुहिका में ऊर्जा का अवशोषण भी करते हैं। प्लांक ने आणविक दोलित्र के संबंध में नई परिकल्पना प्रस्तुत की। अब देखो इन्होंने एक इक्वेशन निकाली E बराबर एच वी, और जबकि E बराबर तो सर जी mc² भी होता है, हाँ बिल्कुल होता है, ठीक है, E बराबर mc² भी होता है, E बराबर एच वी भी होता है। ये प्लांक की इक्वेशन है, ये आपकी आइंस्टीन की इक्वेशन है। E बराबर जहाँ E क्या है, जहाँ E है दोलित्र की ऊर्जा, V दोलित्र की आवृत्ति, n बराबर 1 2 3 क्वांटम संख्या नंबर, ठीक है। दोलित्र ऊर्जा का उत्सर्जन या अवशोषण सतत रूप से नहीं करते, बल्कि ऊर्जा के छोटे छोटे बंडलों के रूप में करते हैं। विकिरण ऊर्जा के इस बंडलों को क्या कहते हैं हम, फोटोन अथवा क्वांटम कहते हैं। अतः प्रत्येक क्वांटम में कितनी ऊर्जा होती है, 1 एचवी होती है। ये कोई इतना खास, बस आपको घर पे जाके एक बार और पढ़ना है। प्लांक दोलित्र की औसत ऊर्जा का व्यंजक n कितना है, ये होता है आपका n बराबर एच वी अपॉन ई की पावर एच वी के टी -1। वीन का देखो ये वाला एक पॉइंट याद रखना, वीन का नियम तथा रेले जीन्स का नियम प्लांक के नियम की ही विशेष दर्शनीय है। देखो अब आगे चलते हैं, नेक्स्ट टॉपिक है हमारा फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, यानी कि इंग्लिश में कहते हैं फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, हिंदी में कहते हैं प्रकाश विद्युत प्रभाव होता क्या है। देखो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के बारे में थोड़ा जान लेते हैं, बहुत ही ईजी है, ठीक है, और काफ़ी अच्छा क्वेश्चन भी है, आपका फर्स्ट ईयर में भी है ये, सॉरी सेकंड ईयर में है, फर्स्ट ईयर में नहीं है, ठीक है। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के बारे में जान लेते हैं, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट होता क्या है, ठीक है, बिल्कुल। देखो मैं आपके लिए एक वाइट ले लेता हूँ, वाइट। देखो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट होता क्या है, ELEC, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट होता क्या है, ठीक है, जान लेते हैं फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के बारे में। देखो हिंदी में कहते हैं इसके प्रकाश विद्युत प्रभाव होता क्या है। देखो क्या है, ये मेरे पास क्या है, एक प्लेट है, एक धातु की प्लेट है, ठीक है। जब इस पर मैंने एक प्रकाश डाला, ठीक है, और ये जो प्रकाश है ये पराबैंगनी या ये प्लेट कैसी है मेरी, ये धातु, एक मिनट मैं आपको पूरा ये वाइट कर देता हूँ जब आपको, देखो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के बारे में जान लेते हम। ये क्या है, मेरी एक धात्विक प्लेट है, कैसी है ये, धात्विक, ठीक है जी, ये एक ऐसी प्लेट है मेरी, एक धात्विक प्लेट है। अब इसके ऊपर मैंने क्या किया, एक प्रकाश पुंज डाली, प्रकाश, ठीक है, प्रकाश डाला जिसकी आवृत्ति कैसी है, नीली अथवा
पराबैंगनी। कैसी है? नीली अथवा पराबैंगनी। ठीक है। तो जैसे इस पर प्रकाश डाला क्या हुआ, अब इस प्लेट के अंदर से बहुत तेजी के साथ इलेक्ट्रॉन निकलने लगे, बहुत तेजी के साथ। ये निकलने लगे इलेक्ट्रॉन, ये निकलने लगे, ये निकलने लगे। ठीक है। तो बेटा इसी को हम क्या कहते हैं? इसी को हम कहते हैं प्रकाश विद्युत प्रभाव, यानी कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। ठीक है। अब इसकी डेफिनेशन क्या बन गई? डेफिनेशन बन गई, देखो, जब एक धात्विक प्लेट पर जब एक प्रकाश डाला जाता है जिसकी आवृत्ति नीली अथवा जो पराबैंगनी क्षेत्र में डाला जाता है, तो उस धात्विक प्लेट से एकदम इलेक्ट्रॉन निकलने लगते हैं, उत्सर्जित होने लगते हैं। इसी घटना को हम क्या कहते हैं? फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट कहते हैं। ठीक है। एक बार फिर से देख लो, नहीं आओगे तो समझ में। देखो, ये एक धात्विक प्लेट है। कैसी? धात्विक प्लेट। ठीक है जी। और इस प्लेट पर प्रकाश डाला गया, और ये जो प्रकाश जो है इसकी आवृत्ति नीली, या ये कैसे क्षेत्र में, या ये पराबैंगनी क्षेत्र में। ठीक है। और जब ये प्रकाश डाला तो इस पर क्या हुआ? इस प्लेट से एकदम से इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होने लगे, बहुत तेजी के साथ इलेक्ट्रॉन निकलने लगे। और जब इससे इलेक्ट्रॉन निकलने लगे, इस पूरे प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। इसी को हम कहते हैं प्रकाश विद्युत प्रभाव। ठीक है ना, कि जब किसी धात्विक प्लेट पर जब कोई प्रकाश डाला जाता है जिसकी आवृत्ति नीले अथवा वो पराबैंगनी क्षेत्र में, ठीक है, तो किसी पृष्ठ से इलेक्ट्रॉनों को निकलना, फिर उसको हम क्या कहते हैं? प्रकाश विद्युत प्रभाव कहते हैं। इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं आगे। ये लिख रखा है मैंने, देखो, जब एक प्रकाश पुंज जिसकी आवृत्ति नीले अथवा पराबैंगनी क्षेत्र में एक धात्विक प्लेट पर गिरता है तो धात्विक पृष्ठ से मंद गति से इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होते हैं। इस घटना को फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट कहते हैं, अतः उत्सर्जित इलेक्ट्रॉन को फोटो इलेक्ट्रॉन कहते हैं। बस आपसे एक ही रिक्वेस्ट है, घर जाके इसको 1 से 2 बार पढ़ना प्लीज़। जब आप 1 या 2 बार पढ़ोगे तो आपको ये अपने आप याद हो जाएगा। ठीक है। जितना मैंने समझाया, आप अगर जो आप इसको घर पे जाकर प्लीज़ एक बार भी जाकर रिपीट कर लो तो आपका आई होप सो बहुत अच्छे से याद हो जाएगा। क्योंकि मेरे वो काफ़ी अच्छा याद हो चुका है, क्योंकि मैंने भी मुझे काफ़ी देर मैंने स्टडी की है इसको तुम्हें पढ़ाने के लिए। यदि धात्विक प्लेट एक बंद पृष्ठ में है तो परिपथ में उत्पन्न धारा को प्रकाश विद्युत धारा कहते हैं। प्रकाश विद्युत प्रभाव के लिए उच्च आवृत्ति प्रकाश निम्न आवृत्ति प्रकाश की अपेक्षा अधिक प्रभावी है। अब देखो यहाँ पे एक चीज़ और देख लो, यहाँ पे बस आपको ये पॉइंट और याद रखना है, क्या? यानी कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को कब दिया गया था? ये दिया गया था 1990 में। किसने दिया था? ये दिया था लेनिन नाम के वैज्ञानिक थे, लेनिन। ठीक है ना। उन्होंने कब दिया था? 1909 में, यानी कि 1990 में दिया था उन्होंने, 1919 में लेनिन ने। किसने दिया था? लेनिन। पर एक्सपेरिमेंट अध्ययन किया। ठीक है। एग्जामिनर अगर जो पूछ सकता है तो क्वेश्चन यहाँ से पूछ ले। ये इसका डायग्राम है, देखो देखो, देखो, ये इस पर क्या गया? प्रकाश डाला गया इस पर। ये प्लेट सी है, ये प्लेट ए है। जब इस पर क्या हुआ, यानी कि प्रकाश डाला गया जिसकी आवृत्ति कैसी है? नीली, या वो कैसा है? पराबैंगनी क्षेत्र में प्रकाश। ठीक है। तो इस प्लेट से क्या हुआ? ये इलेक्ट्रॉन निकलने लगे, बहुत तेज़ी के साथ निकलने लगे, यानी कि प्लेट सी से प्लेट ए की ओर जाने लगे। और जब ये प्लेट ए से प्लेट सी की ओर ये इलेक्ट्रॉन निकलने लगे, इसको हम क्या कहते हैं? इसको हम कहते हैं फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। ठीक है। देखो, प्रकाश की तीव्रता पर निर्भरता, ये प्रकाश की तीव्रता पर निर्भर करता है। प्लेट सी पर एक उचित तथा निश्चित आवृत्ति का प्रकाश डाला जाता है तो प्लेट सी से प्रकाश इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होते हैं। बिल्कुल यहाँ पे वही लिखा है जो मैंने आपको भी बताया। देखो, एक प्रकाश डलाकर, जैसे प्रकाश डलने के बाद क्या हुआ? प्लेट सी से इलेक्ट्रॉन निकलने लगे बहुत तेजी के साथ, और प्लेट ए की ओर जाने लगे। ठीक है। प्लेट सी पर एक उचित व निश्चित आवृत्ति का प्रकाश डाला जाता है। प्लेट सी के पृष्ठ से प्रकाश इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होते हैं। ठीक है जी, हो गए। अब देखो, अब सपोज करो मैंने क्या किया, ये जो ए है, ए का मैंने क्या किया कि जो प्लेट ए का जो विभव है
प्लेट ए का विभव मैंने सी के सापेक्ष क्या कर दिया, मैंने पॉजिटिव कर दिया। क्या कर दिया मैंने, पॉजिटिव कर दिया, पॉजिटिव कर दिया मैंने। तो जब मैंने पॉजिटिव कर दिया तो क्या होगा, तो स्थायी धारा तो इसमें जब भी प्रवाहित होगी। जैसे मैंने क्या किया, यानी प्लेट ई का विभव सी के सापेक्ष क्या कर दिया, मैंने सी के सापेक्ष क्या कर दिया, मैंने पॉजिटिव कर दिया, यानी कि धनात्मक कर दिया। ठीक है, जब मैंने इसके अंदर धनात्मक कर दिया तो इसके अंदर क्या हुआ, एक स्थायी धारा बहने लग जाएगी। ठीक है, इसके अंदर क्या हुआ, एक स्थायी धारा बहने लग जाएगी। ठीक है, चाहे धारा का मान कुछ भी हो, ठीक है, चाहे आप धनात्मक कर दो, लेकिन इसके अंदर धारा बहने लग जाएगी। देखो, जब प्लेट सी पर एक उचित व निश्चित आवृत्ति का प्रकाश डाला जाता है तो प्लेट सी के प्रवेश से कुछ इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होने लगते हैं। जब ए का विभव प्लेट सी के सापेक्ष धनात्मक होता है, क्या होता है, धनात्मक होता है, तो परिपथ में एक स्थायी धारा संतप्त धारा प्रवाहित होता है, चाहे वी का धनात्मक मान कुछ भी हो। तो यानी कि चाहे वी का मान कुछ भी हो, एक धारा इसके अंदर क्या होगी, बहने लग जाएगी। ठीक है, इसका अर्थ है कि प्लेट सी से उत्सर्जित सभी उत्सर्जित इलेक्ट्रॉन, इसका अर्थ क्या है, यानी कि इसका अर्थ यह है कि जितने भी आपके प्लेट सी से जो इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं वो कहाँ पर पहुँच जाएंगे, जितने भी आपके सी से गुजरने वाले इलेक्ट्रॉन हैं वे आपके प्लेट सी पर पहुँच जाएंगे। ठीक है, चाहे आपका वी का मान कुछ भी हो। ठीक है, यदि प्रकाश की तीव्रता, आप ये बताओ, यदि मैं इसके अंदर प्रकाश की तीव्रता बढ़ा दूँ क्या होगा। जैसे मैंने इसके अंदर प्रकाश की तीव्रता बढ़ाई तो क्या होगा, इलेक्ट्रॉन बहुत तेज़ी के साथ चलने लग जाएंगे, और तेज़ी के साथ। ठीक है, तो प्रकाश की तीव्रता बढ़ाया जाए तो संतप्त धारा का मान भी उसी अनुपात में बढ़ जाता है। प्रकाश विद्युत धारा प्रति सेकंड उत्सर्जित इलेक्ट्रॉन प्रति सेकंड संख्या और आपतित प्रकाश की तीव्रता के अनुक्रमानुपाती होता है। किसके अनुक्रमानी, तीव्रता के अनुक्रमानुपाती होता है। नेक्स्ट आगे चलते हैं, ये रहा चार्ट। ठीक है, अब इस चार्ट को समझ लो। ठीक है, ये यहाँ पे क्या है, -V0 है, यहाँ पे प्लस है, ये निगेटिव है, ये पॉजिटिव है, V से 1 से 2 3। ठीक है, यानी कि इससे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। ठीक है, कुछ नहीं है इसमें। देखो, जब प्लेट ए का विभव प्लेट सी के सापेक्ष ऋणात्मक, अब क्या क्या मैंने निगेटिव कर दिया, पहले पॉजिटिव किया था, आपके क्या क्या नेगेटिव कर दिया। तो निगेटिव करने के बाद क्या हुआ, जो इलेक्ट्रॉन जो होंगे वो मेरे आपके तेजी के साथ न जाके आपके क्या होंगे, यानी कि इलेक्ट्रॉन यानी कि रुक जाएंगे, बिल्कुल रुक जाएंगे। पॉजिटिव होने पे क्या होगा, पॉजिटिव होने पर जो इलेक्ट्रॉन थे मेरे वो बहुत तेज़ी के साथ जा रहे थे, सी से ए पर तेज़ी के साथ जा रहे थे इलेक्ट्रॉन। आपके जैसे मैंने निगेटिव किया, यानी कि विभव क्या किया मैंने, निगेटिव किया, तो निगेटिव करने के बाद क्या होगा, इलेक्ट्रॉन प्लेट ए पर पहुंचने से पहले से ही रुक जाएंगे, यानी कि उनकी गति पहले बहुत तेज़ी के साथ जा रहे थे, आपके बहुत धीमे 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 और आखिर में आकर रुक जाएंगे भी। ठीक है, ठीक है, अब देखो यहाँ से एक क्वेश्चन आता है निकल के, यहाँ से आया भी है क्वेश्चन निकल के, वह ऋणात्मक विभव V0 जिस पर विद्युत धारा का मान ठीक जब शून्य हो जाता है उसे निरोधी विभव अथवा स्टॉपिंग पोटेंशियल कहलाता है, अथवा संस्तंभ विभव कहलाता है। ठीक है, चूंकि निरोधी विभव तीव्रता इलेक्ट्रॉनों की ऊर्जा को ठीक विलोपित कर देता है। निरोधी विभव या प्रकाश इलेक्ट्रॉन की अधिकतम गति ऊर्जा आपतित प्रकाश की तीव्रता पर निर्भर नहीं करती, प्रकाश की आवृत्ति पर निर्भरता, यह आवृत्ति पर भी निर्भर करती है। यदि आपतित प्रकाश की आवृत्ति v तथा प्रकाश इलेक्ट्रॉन की अधिकतम गति ऊर्जा k मैक्सिमम के बीच ग्राफ खींचा जाए तो एक सरल रेखा प्राप्त होती है। देखो, ये कह रहा है कि यदि आपतित प्रकाश की आवृत्ति, यानी कि यदि हम v और प्रकाश के अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की गति ऊर्जा, यानी कि यदि हम v और k के बीच में एक ग्राफ खींचते हैं तो क्या होगा, हमें एक सरल रेखा प्राप्त होती है। यहाँ से क्वेश्चन निकल सकता है, यदि आपतित प्रकाश की आवृत्ति v तथा प्रकाश इलेक्ट्रॉन की अधिकतम गति ऊर्जा k मैक्सिमम के बीच ग्राफ खींचा है तो एक सरल रेखा प्राप्त होती है। ठीक है, आपतित प्रकाश की आवृत्ति बढ़ने पर प्रकाश इलेक्ट्रॉन अधिकतम गति ऊर्जा कितनी बढ़ती है। देखो, जैसे आपतित प्रकाश की आवृत्ति बढ़ने पर, यदि मेरी आपतित प्रकाश की आवृत्ति बढ़ रही है तो क्या हुआ, तो अधिकतम गति ऊर्जा कितनी बढ़ेगी, जो मेरी गति ऊर्जा बढ़ेगी वो बढ़ेगी 1
लीनियरी, यानी कि एक घात बढ़ती है। आपतित प्रकाश की आवृत्ति, निम्नतम आवृत्ति वी नोट जो किसी पदार्थ में प्रकाश इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित करने में सक्षम है, उस पदार्थ की क्या कहलाती है? देहली आवृत्ति कहलाती है। देखो, आपतित प्रकाश की वह निम्नतम आवृत्ति वी नोट, यानी कि आपतित प्रकाश की कौन सी आवृत्ति? वो आवृत्ति जो किसी भी पदार्थ के अंदर, ये एक पदार्थ है, इसके अंदर से क्या कहलाती है? इसके अंदर से यदि इस, देखो, आपतित प्रकाश की वो आवृत्ति, यानी कि जो इसके अंदर आकर प्रकाश पड़ रहा है, इसकी आवृत्ति जो किसी भी पृष्ठ के अंदर से, देखो, जो किसी पदार्थ के प्रकाश इलेक्ट्रॉन से उत्सर्जित करने में सक्षम, उस पदार्थ को उत्सर्जित करने में सक्षम है, यानी कि इसके अंदर से कितना इलेक्ट्रॉन को उत्सर्जित करने में सक्षम है, उस पदार्थ की देहली आवृत्ति कहलाती है। ये एक पॉइंट याद रखना, ये एक नोट पॉइंट है, काफ़ी अच्छा पॉइंट है ये। तरंग सिद्धांत प्रकाश विद्युत प्रभाव के प्रयोग परीक्षणों को समझाने में असफल रहा। जो आपका तरंग सिद्धांत वो प्रकाश विद्युत प्रभाव के प्रयोग परीक्षणों को समझाने में असफल रहा, जबकि क्वांटम सिद्धांत प्रकाश के विद्युत प्रभाव की सफल व्याख्या के सिद्धांत के पक्ष में सफल, यानी कि जो तरंग सिद्धांत था वो प्रकाश विद्युत प्रभाव के प्रयोग परीक्षणों को समझाने में असफल रहा। जो तरंग सिद्धांत था, ठीक है, प्रकाश विद्युत प्रभाव के परीक्षण को समझाने में क्या रहा? वो असमर्थ रहा, जबकि क्वांटम सिद्धांत ने समझाया इसको। क्वांटम सिद्धांत प्रकाश विद्युत प्रभाव के सफल समझाने में सबसे सक्षम साक्ष्य है। तो चलिए दोस्तों, कल फिर मिलते हैं इसी प्रकार नेक्स्ट वीडियो के साथ। दोस्तों हाँ, आपको यदि आपको PDF फाइल चाहिए, आपको टेलीग्राम पे जाकर सर्च करना है अश्वनी स्टडी पॉइंट, और वहाँ पर जाकर आपको इस पूरी जो बुक है इसके आपको रोज़ाना नोट्स मिल जाएंगे, और इस वीडियो का भी आपको नोट्स मिल जाएगा, ठीक है। तो चलिए दोस्तों, कल फिर मिलते हैं इसी प्रकार नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।